नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 5 जून 2021 और 5 जून को लेकर जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो देखिएगा, पहला फैक्ट है नेफ्टली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे। तो अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे दोस्तों? नेफ्टली बेनेट। दोस्तों, इजराइल कल भी चर्चा में आया था जब यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को बनाया गया था 11वें नंबर का, क्योंकि रूवेन रिवलिन के स्थान पर वो आए थे। तो इजराइल कल भी चर्चा में रहा और आज फिर चर्चा में है इजराइल। तो देखिए दोस्तों, ये नेफ्टली बेनेट है, ये वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लगातार 5 बार वहां के इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके स्थान पर आए हैं। इन्होंने एक गठबंधन किया है, गठबंधन के द्वारा ये आए नेफ्टली बेनेट। दोस्तों, ये यामीना पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये 2 साल तक इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। इनके बाद में जो गठबंधन की शर्तों के अनुसार यस एटिड पार्टी के जो नेता है यार लेपिड, वो इजराइल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो अब इजराइल चर्चा में आया, तो इजराइल के बारे में कल भी मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट बताए थे, आज वापस बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, इजराइल दक्षिणी पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी का नाम है यरूशलेम। और अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो कौन बन गए दोस्तों? 2 साल तक रहेंगे नेफ्टली बेनेट। और यहाँ के राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग, जो कि रूवेन रिवलिन के स्थान पर आए और ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति है। और इजराइल में जो मुद्रा चलती है उसका नाम इजरायली न्यू शेकेल है और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने टीईटी यानी कि टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। दोस्तों, पहले जो टेट होता है, टेट का मतलब यहां पे लिया गया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट का पूरा नाम क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसे वर्ष 2011 से लागू किया गया है। 2011 से पहले लागू नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। इससे पहले जो टेट सर्टिफिकेट की वैधता होती थी वो सिर्फ 7 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब अगर किसी के पास टेट सर्टिफिकेट है तो वो आजीवन उसका प्रयोग लिया जाएगा, उपयोग आ जाएगा, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में काइल जेमिसन को न्यूजीलैंड का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड का किसको चुना गया दोस्तों? काइल जेमिसन, के जेमिसन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऑलराउंड खिलाड़ी दोस्तों न्यूजीलैंड के। दोस्तों, इनको एक अवार्ड दिया गया, एक सम्मान दिया गया, उसको बोलते हैं गेमर्स कैप दी गई है इनको 2021 के लिए। गेमर्स कैप है क्या? एक सम्मान है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो एक सम्मान दिया जाता है, उसका नाम क्या है? गेमर्स कैप। अब न्यूजीलैंड चर्चा में आ गया तो न्यूजीलैंड के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ऑकलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है डॉलर चलती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? दोस्तों, यहाँ के जो राजा है नरेश है, उसका नाम है एलिजाबेथ सेकंड, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में केरल राज्य को नीति आयोग के द्वारा जारी तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान मिला। तो कौन से राज्य को मिल गया? केरल राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, एक तो ये एसडीजी है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक और सामाजिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो केरल का रहा है और सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है वो बिहार का रहा है। किसका रहा है? बिहार का। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो क्या क्या चर्चा में आ जाता है। एक तो नीति आयोग चर्चा में आ जाता है और एक केरल स्टेट चर्चा में आ जाता है और इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इंडेक्स जारी किया गया है, एक ये चर्चा में आ जाता है। तो दोस्तों जो टॉप 3 राज्य हैं उनका नाम है, पहले का नाम है केरल, पहले नंबर पर कौन आया? केरल। और उसने जो स्कोर प्राप्त किया वो 75 का स्कोर प्राप्त किया है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य हैं और इन्होंने जो स्कोर प्राप्त किया वो 74। और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड और इन्होंने स्कोर प्राप्त किया 72। तो इस प्रकार ये टॉप 3 है। और जो नीचे से पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? बिहार को। नीचे से पहला स्थान यानी कि बॉटम से पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? बिहार को। और बिहार ने जो स्कोर प्राप्त किया वो 52।
सेकंड नंबर पे जो आता है बॉटम से, उसका नाम आता है झारखंड और उसने स्कोर प्राप्त किया 56। और थर्ड नंबर पे आता है असम, उसने स्कोर प्राप्त किया 57। तो टॉप जो 3 है वो भी बता दिए मैंने, और नीचे से जो 3 है वो भी बता दिए। ठीक है, अब दोस्तों आता है नीति आयोग। नीति आयोग का नाम आपने सुना ही होगा, NITI। तो जो नीति है, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस नीति को और हिंदी में क्या बोलते हैं। दोस्तों नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, पहली बात तो आपको याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पे आया था ये? योजना आयोग। पहले जो योजना आयोग का काम होता था वो अब कौन करता है? नीति आयोग करता है। दोस्तों जिन नीति आयोग के अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे मोदी जी थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष बने, और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन है? क्योंकि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। तो वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार कि नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है अमिताभ कांत। आपसे पूछा जाए जब 2015 में पहली बार नीति आयोग बना तो इसके जो पहले CEO बने उनका नाम क्या है? तो प्रथम CEO का नाम था सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम है? सिंधु श्री खुल्लर। लेकिन वर्तमान जो CEO है उसका नाम क्या है? अमिताभ कांत। अब देखिए जो नीति आयोग है दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो कौन हो गए? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष है उसका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। लेकिन पहले इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। दोस्तों ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है, ध्यान रखना। अब कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? केरल स्टेट चर्चा में आ गया। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों केरल से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो 20 जाती है, और राज्यसभा की सीटें जाती है वो 9 जाती है। और ध्यान देना दोस्तों, अगर पूछा जाए केरल का राज्य वृक्ष क्या है? तो नारियल है। और केरल का जो वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? केल। जैसे राजस्थान का वाहन अक्षर है RJ, वाहनों के आगे पीछे जो नंबर प्लेट रहती है उस पर क्या लिखा रहता है? RJ। उसी प्रकार जो केरल है उसके वाहनों के आगे पीछे क्या लिखा रहेगा? KL। क्या लेगा? KL। दोस्तों जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी केरल में है। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। लेकिन फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। केरल अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है दोस्तों? तो केरल अपनी सीमा साझा करता है तमिलनाडु और कर्नाटक। अष्टमुदी झील का नाम सुना होगा, वो भी केरल में ही है। पाल घाट दर्रा ये भी केरल में है। वेमनाड झील ये भी केरल में ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। किनका निधन हो गया दोस्तों? अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। तो ये अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे दोस्तों? ये जो मॉरिशस देश का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सबसे पहले एक तो कौन कौन चर्चा में आ जाता है? अनिरुद्ध जगन्नाथ और मॉरिशस, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हमें अनिरुद्ध जगन्नाथ के बारे में। दोस्तों ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो रह चुके हैं, तो मैंने बता ही दिया आपको। तथा इन्हें 1980 के दशक में मॉरिशस का आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जाए मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक किसे माना जाता है? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ को माना जाता है। दोस्तों ये 18 वर्ष से भी अधिक कार्यकाल के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, यानी कि इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में। दोस्तों इनके जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है, इनके बेटे का नाम है प्रविंद जगन्नाथ। क्या नाम है? प्रविंद जगन्नाथ। तो प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। अब मॉरिशस देश चर्चा में आया तो मॉरिशस के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं।
दोस्तों जो मॉरिशस देश है ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट लुई। क्या नाम है? पोर्ट लुई। और यहाँ पर लगभग 90% भारतीय निवास करते हैं। और मॉरिशस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? मॉरिशियाई रुपया। तो यहाँ पर भी कौन सी मुद्रा चलती है दोस्तों? मॉरिशिया रुपया चलती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में तो अभी मैंने बताया था। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? परविंदर जगन्नाथ, जो कि अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत यानी कि INS संदेक को डीकमीशन किया। तो किसको डीकमीशन कर दिया दोस्तों? भारतीय नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था जिसका नाम था INS संदेक। INS यानी कि इंडियन नेवल शिप। ठीक है दोस्तों, ये 40 वर्षों तक इसने राष्ट्र की सेवा की है INS संदेक ने। इसे कब कमीशन किया गया था? तो इसको दोस्तों 26 फरवरी 1981 को इसको कमीशन किया गया था। अब इसका सेवा मुक्ति समारोह का आयोजन भी किया जाएगा और इसका सेवा मुक्ति का जो आयोजन किया जा रहा है समारोह का, वो कहां पर किया जा रहा है? नौसेना का डॉकयार्ड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, वहां पे किया जा रहा है। इसने अपनी सेवा के दौरान पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण किए और साथ ही में कई छोटे सर्वेक्षण भी किए। इसके अलावा इसने जैसे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रेनबो में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों ऑपरेशन रेनबो जब 2004 में सुनामी आई थी तब चलाया गया था और जो ऑपरेशन पवन है ये श्रीलंका में राहत कार्य पहुंचाने के लिए इसको चलाया गया था। अब देखो भारतीय नौसेना चर्चा में है तो भारतीय नौसेना के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले भी चर्चा में आया था भारतीय नौसेना, जब भारतीय नौसेना का उप प्रमुख वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को बनाया गया था। तो अब भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन हो गए? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। तो इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय नौसेना विश्व की जितनी भी नौसेना है उसमें अपना 7वां स्थान रखती है, यानी कि 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जो हमारे केंद्रीय मंत्री है और ये कृषि मंत्री और केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी है। तो ये इनके पास अलग अलग मंत्रालय का कार्यभार सौंप रखा है इनको। तो इनके द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया। इनके द्वारा ये जो उद्घाटन हुआ है वर्चुअली रूप से उद्घाटन हुआ है, छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल जी, उनकी उपस्थिति में यह हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मेगा फूड का काम क्या है, क्यों किया गया है, इसका काम क्या होगा? तो दोस्तों ये मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धक सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पादकों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडार सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा। ये दोस्तों ये जो पार्क बनाया जा रहा है मेगा फूड पार्क, इसमें लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने की संभावना जताई जा रही है। अब दोस्तों कहां पर किया जा रहा है ये? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ भी चर्चा में आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वें नंबर का राज्य बना था छत्तीसगढ़। और कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और जब वो बना था तो इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था अजीत जोगी मरोहई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और प्रथम इसके जो राज्यपाल बने थे छत्तीसगढ़ के, वो बने थे दिनेश नंदन साय। और इसकी जो राजधानी दोस्तों छत्तीसगढ़ की वर्तमान में क्या राजधानी का नाम क्या है? नया रायपुर। और नया रायपुर में ही स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी प्रॉपर जगह पूछी जाए तो नया रायपुर में है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो CM है उनका नाम भूपेश बघेल है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में? अनसुईया उइके। दोस्तों छत्तीसगढ़ से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो 11 जाती है और राज्यसभा की सीटें जाती है वो 5 जाती है और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 90+1। ठीक है, यहाँ का जो राज्य पशु है उसका नाम है जंगली भैंसा और राज्य पक्षी है उसका नाम है पहाड़ी मैना।
और राज्य वृक्ष का नाम क्या है छत्तीसगढ़ के? साल। और छत्तीसगढ़ का जो वाहन अक्षर होता है वो होता है CG। क्या होता है? CG। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम भी आपको याद रखना है, अभी थोड़े दिन पहले चेंज हुए थे, और उनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। दोस्तों आपसे पूछा जाए इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा कितने राज्यों के साथ करता है? तो 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो यह अलग हुआ ही था। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में विप्रो 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। वैसे ऑल ओवर तो इसका 14वां नंबर है, लेकिन ये आईटी सेक्टर की जो कंपनियां उसमें इसका तीसरा स्थान है। ध्यान रखना, विप्रो का 3 ट्रिलियन का मार्केट इसने पार कर लिया है। दोस्तों विप्रो का अब 14वां स्थान हो चुका है। और अगर ऐसे बात करें कि जो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां, तो उनमें इसका कौन सा स्थान है, तो उसका भी स्थान आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत में कुल 14 सूचीबद्ध फर्म है जिन्होंने 3 ट्रिलियन ऐप कॉप को पार कर लिया है। ये भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है? तो उनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, यानी कि TCS का पूरा नाम क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, और एक है HDFC। ये 3 है भारत की सबसे बड़ी 3 कंपनियां हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि जो आईटी सेक्टर की जो पहला नंबर पे प्राप्त है उसको वो TCS को है, दूसरा इन्फोसिस को, और तीसरा किसको प्राप्त हो गया? अब विप्रो को। तो एक तो TCS चर्चा में आ गया, एक इन्फोसिस चर्चा में आ गया, और एक विप्रो चर्चा में आ गया। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के बारे में दोस्तों स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। जो विप्रो है इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके जो अध्यक्ष है रिशद प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी के पुत्र है, और इसके मालिक कौन है? अजीम प्रेम जी। ध्यान रखना। अब एक आता है TCS, क्योंकि आईटी सेक्टर की जो पहला नंबर प्राप्त हुआ था, ये 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली पहली बनी थी TCS। तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। संस्थापक और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे इसके फकीर चंद कोहली, ठीक है, और फकीर चंद्र कोहली को आईटी इंडस्ट्रीज का जनक भी कहा जाता है। एक आ जाता है सेकंड नंबर पे थी इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1981 को हुई थी, और इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और संस्थापक का नाम है NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में अमेरिका ने सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा लॉन्च करने की घोषणा की। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? अमेरिका ने सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा लॉन्च करने की घोषणा कर दी। दोस्तों अमेरिका की एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और बूम सुपरसोनिक कंपनी के बीच में एयरक्राफ्ट खरीदने पर एक समझौता हुआ है। एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस के बूम सुपरसोनिक कंपनी से 15 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। कितने खरीदेगी? 15 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। बूम सुपरसोनिक 2029 से पैसेंजर सर्विस शुरू करने का लक्ष्य रख रही है, ठीक है। इसकी जो पहली उड़ान होने वाली है वो 2021 में होने वाली है, लेकिन इसमें सिर्फ केवल और क्या उड़ेगा? पायलट उड़ेगा, पैसेंजर को इसमें नहीं बिठाया जाएगा। जो इसकी गति होगी दोस्तों वो 1.7 मैक होगी। आमतौर पर जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी जो गति होती है, जो स्पीड होती है वो 0.74 पर उड़ती है। ध्यान रखना, 0.74 मैक पर उड़ती है। अब कौन आ गया? अमेरिका यानी कि यूएसए चर्चा में आ गया। यूएसए का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों इसके 46वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जो बिडेन। और इस 45वें नंबर के कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी थी दोस्तों उसका नाम रिपब्लिक पार्टी था। और ये जो बिडेन है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। 44वें नंबर के कौन थे? बराक ओबामा। ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे,
ठीक है। बराक ओबामा 2 बार रह चुके थे डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ के राष्ट्रपति। अब जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में अमेरिका की, उसका नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है, ध्यान रखना। और भारतीय मूल की, जो कि प्रथम महिला है जो अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिणी एशिया महिला जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी है। मुद्रा चलती है यहाँ पर डॉलर, यूएसए डॉलर के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अमेरिका है उसकी संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, वो अमेरिका है। देखिए दोस्तों, ये जो अमेरिका है कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, ध्यान रखना। न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा एक शहर है और न्यूयॉर्क में ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, इसकी राजधानी का नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। आपसे पूछा जाए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है, स्पेस एक्स। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 4.00% रखने का फैसला लिया है। दोस्तों पिछली बार भी जो रेपो रेट रखी गई थी, जो रिवर्स रेपो रेट रखी गई थी और जो बैंक रेट रखी गई थी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, कोविड महामारी के कारण। तो रेपो रेट कितनी है दोस्तों, 4.00%। रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35%। बैंक रेट कितनी है, 4.25%। और जो वित्तीय वर्ष 2021 है उसमें जीडीपी जो ग्रोथ रेट रखी गई है वो 9.5% रखी गई है। आपको सबको पता है कि ये रेट जारी की जाती है, जो भी दरें जारी की जाती है, ये कौन करता है, एमपीसी। कौन, एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, इसके द्वारा की जाती है। भारत में मौद्रिक दरों का मौद्रिक नीति समिति के द्वारा इनको जारी किया जाता है और इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं भारत में, ठीक है। 3 तो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं केंद्रीय सरकार के, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करता है आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। अब आरबीआई चर्चा में आ गया दोस्तों, तो आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कब, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग हुई थी। और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आपसे पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, जो कि कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा 24वें नंबर के कौन थे, तो उर्जित आर पटेल थे। और उर्जित आर पटेल के समय क्या हुई थी, नोटबंदी। ध्यान रखना इस फैक्ट को। आरबीआई के आपसे पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन बने थे, तो उनका नाम था आर्चबोन स्मिथ। जब इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, तब इसके जो पहले गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था आर्चबोन स्मिथ। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन बना था, सीडी देशमुख। कौन बना था, सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। ध्यान रखना दोस्तों, जो आरबीआई इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी बना रखे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। आपसे पूछा जाए भारत में मुद्रा छापने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, आरबीआई को। और मौद्रिक नीति जारी कौन करता है, वो भी एमपीसी के द्वारा, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों ये हो गया आज की करंट जीके। आपको हमारी करंट जीके कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।